गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। आत्मा का दृश्य। सोल का मतलब आत्मा, रूह। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल यानी कि आत्मा का दृश्य। नैथली ट्रोवरॉय एक लेखिका है, उनके द्वारा लिखा हुआ ये निबंध, जिसमें कि हमें एक ऐसी जादुई दुनिया के बारे में लेखिका बता रही है जो एक तस्वीर के माध्यम से हमारे समक्ष खुलती है। और उन तस्वीरों को समझने के लिए या उन तस्वीरों के अंदर उनके चित्रकार द्वारा वांछित चीज़ों को समझने के लिए या तो हमारे अंदर रचनाकार के समान दृष्टि होनी चाहिए या फिर उनके जैसा मन होना चाहिए। लेखिका इस निबंध में हमारा ऐसे दो भिन्न लक्ष्यों से परिचय करवाती है, जिन लक्ष्यों को हासिल करने की चेष्टा यूरोप और चीन दोनों जगह की जो पेंटिंग्स है वो चाहती है। तो देखते हैं लेखिका ने किस तरह से कहानी के माध्यम से उन चित्रों पर प्रकाश डाला है। लेट्स स्टार्ट। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji who lived in the 8th century। लेखिका बताती है कि 8वीं शताब्दी के चित्रकार हु डाओजी के बारे में एक अद्भुत पुरानी कहानी कही जाती है। यानी कि 8वीं शताब्दी के चित्रकार वू डाओजी के बारे में एक बहुत पुरानी अद्भुत कहानी कही जाती है। और वो क्या है? हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर शुजोंग टू डेकोरेट ए प्लेस वॉल। और उस चित्रकार जो कि 8वीं शताब्दी का था, उसकी वो अद्भुत कहानी क्या है कि उसकी कहानी है कि उसका अंतिम चित्र, किसका? वू डाओजी का अंतिम चित्र एक दृश्य था जिसे टैंग वंश के राजा शुजोंग ने महल की दीवार को सजाने के लिए बनवाया था। यानी कि किससे बनवाया था? वू डाओजी से बनवाया था। और किसने बनवाया था? टैंग वंश का अंतिम राजा था जो शुजोंग। तो उसने अपनी दीवार को, यानी कि महल की जो दीवार थी, उसको सजाने के लिए वो चित्र उस चित्रकार से बनवाया था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट। द मास्टर का मतलब यहाँ पे उसी पेंटर से है, उस चित्रकार से है कि चित्रकार ने अपनी, और वर्क का मतलब वहाँ पेंटिंग से है कि चित्रकार ने अपनी उस पेंटिंग को एक स्क्रीन का मतलब पर्दा, एक पर्दे के पीछे छिपाया था। यानी कि चित्रकार ने अपनी उस पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छिपाया हुआ था। सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट, ताकि केवल राजा ही उसे देख पाए। फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्पायर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। काफ़ी देर तक राजा चित्र की सराहना करते
रहे, यानी कि वह राजा उस चित्रों की सराहना करते रहे जो उन्होंने उस पेंटिंग के अंदर देखे थे। उनमें क्या क्या दृश्य थे, जिनमें कि जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, विशाल आकाश में तैरते बादल, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, है ना। फ्लोटिंग का मतलब तैरते हुए, बहते हुए, इमेंस स्काई का मतलब है विशाल आसमान, यानी कि विशाल आकाश के अंदर तैरते हुए बादल, और उसके अलावा पहाड़ी मार्गों पर चलते हुए पुरुष और उड़ते हुए पक्षियों को देखते रहे। यानी कि उस पेंटिंग के अंदर चित्रकार ने इतने सजीव चित्र बनाए थे कि राजा उन्हें देखता ही जा रहा था। उस पेंटिंग के अंदर उसने बहुत से दृश्यों को शामिल किया था, चाहे वो जंगल के हों, या फिर पहाड़ों के हों, या झरनों के हों, या आसमान में तैरते बादलों का हो, या फिर पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए पुरुषों का हो, पक्षियों का, उड़ते हुए पक्षियों के, ये सभी दृश्य उसने बनाए हुए थे। लुक, शायर, शायर का मतलब किंग, एम्परर के लिए यूज हुआ है। सेट द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट। उसने कहा, देखो महाराज, किसने कहा? पेंटर ने, यानी कि चित्रकार ने कहा, महाराज देखो, यह गुफा, केव का मतलब गुफा या मान, यह गुफा जो कि इस पहाड़ की, फुट का मतलब यहाँ पे है तलहटी, यानी कि नीचे का भाग, पहाड़ी जो है उसके नीचे का जो समतल भाग होता है उसको बोलते हैं तलहटी, तो उसी के लिए यहाँ पे फुट वर्ड यूज किया गया है। और चित्रकार कहता है कि महाराज देखो, यह गुफा जो इस पर्वत की या इस पहाड़ी की तलहटी में है, इसमें एक आत्मा निवास करती है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा और ड्वेल्स का मतलब निवास करना। कि देखिए महाराज, इस गुफा में, पर्वत की तलहटी में एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। और यह कहते हुए चित्रकार ने अपने हाथों से तालियां बजाई। क्लैप्ड का मतलब ताली बजाना। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और उस गुफा का प्रवेश द्वार है वो खुल गया। द इनसाइड इज ए स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। यानी कि उसके बाद में होता है कि अंदर से गुफा बहुत शानदार थी। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, यानी कि गुफा का जैसे दरवाज़ा खुलता है तो वो बहुत शानदार है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब भव्य या शानदार। अंदर का दृश्य बहुत शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी कि किसी भी शब्दों की अभिव्यक्ति से परे, जिसका कि वर्णन शब्दों के अंदर नहीं किया जा सकता। हम शब्दों में उसकी उस भव्यता या सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। उसके बाद में वो कहता है कि महाराज मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, कि मुझे आपको रास्ता दिखाने की अनुमति दीजिए महाराज। मैजेस्टी का मतलब महाराज। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। चित्रकार ने उस गुफा में प्रवेश किया, परंतु वह प्रवेश द्वार उसके अंदर घुसते ही बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। इससे पहले कि आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड हक्का बकाया, बोचक्का या अचंभित राजा वहाँ से हिल सकता या एक शब्द भी बोल पाता, उससे पहले ही वह पेंटिंग उस दीवार से गायब हो गई। यानी कि जैसे ही वो चित्रकार गुफा में घुस गया, प्रवेश द्वार उसके घुसने के तुरंत बाद बंद हो गया, और इससे पहले कि हैरान अचंभित राजा वहाँ से हिले या कुछ भी बोले, चित्र दीवार से गायब हो चुका था। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुड डाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और वहाँ पर वुड डाउजीज के ब्रश का कोई भी ट्रेस मतलब चिन्ह या संकेत, निशान छोड़े बिना, और वह कलाकार उसके बाद इस दुनिया में कभी भी नहीं देखा गया। यानी कि इस संसार में उस चित्रकार को फिर कभी नहीं देखा गया। यानी कि जैसे वो पेंटिंग गायब हुई तो उसके बाद में जो चित्रकार था जिसने उस पेंटिंग को बनाया था,
उसके कोई भी किसी तरह के कोई चिन्ह वहाँ पे नहीं थे और वह कलाकार भी उसके बाद में कभी भी विश्व में इस दुनिया में नहीं देखा गया। Such stories played an important part in Chinese classical education। चीन की शास्त्रीय, क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय शिक्षा में ऐसी कहानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि चीन की जो शास्त्रीय शिक्षा है उसके अंदर इन कहानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजी आर फुल ऑफ दैम। और ये दो ऑथर के नाम बताए गए हैं, कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी की जो भी पुस्तकें हैं इन कहानियों से भरी हुई है। यानी कि ये जो दो ऑथर बताए गए हैं, लेखक बताए गए हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं वो इसी तरह की कहानियों से भरी हुई है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। ये कहानियाँ यानी कि दे किसके लिए आया है, वो पुस्तकें उन पुस्तकों के लिए आया है कि वे शिष्य का सही मार्गदर्शन करने में गुरु की मदद करती थी। दे हेल्प द मास्टर, मास्टर मतलब गुरु, यानी कि वे गुरु की सहायता करती थी। टू गाइड, मार्गदर्शन करने के लिए। हिज डिसाइपल, अपने शिष्यों का। इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। यानी कि ये शिष्य का सही दिशा में मार्गदर्शन करने में गुरु की मदद करती थी। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। कथानक से परे, बियॉन्ड का मतलब परे, ये कहानियाँ यानी कि उस भावना को बहुत गंभीरता से प्रकट करती है जिस भावना से कला पर चिंतन किया जाता था। यानी कि कह सकते हैं कि कथानक से इनका कोई मतलब नहीं, कथानक से भी परे ये उस भावना की गंभीरता को प्रकट करती है। सिर्फ भावना को प्रकट नहीं, उस भावना की गंभीरता को प्रकट करती है जिस भावना से कला पर चिंतन किया जाता था। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। और उसके बाद में बताते हैं कि इसी कहानी या एक दूसरी कहानी, इसी कहानी या एक दूसरी कहानी जिसमें एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अपने बनाए ड्रैगन के चित्र में इस डर से आंखें नहीं बनाई कि वह चित्र में से उड़कर भाग जाएगा। With an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। यानी कि इस कहानी या दूसरी कहानी की तुलना में मेरे स्थानीय, फ्लैंडर्स का मतलब हॉलैंड के वासी, हॉलैंड वासी, नेटिव में स्थानीय लोग होते हैं। यानी कि एक पुरानी कहानी जो कि मेरे स्थानीय हॉलैंड वासियों की उस पुरानी कहानी से करो क्या तुलना। यानी कि उसके बाद में बताया गया है कि इस कहानी या दूसरी कहानी की तुलना मेरे स्थानीय हॉलैंड वासियों की उस पुरानी कहानी से करो जो मुझे पाश्चात्य, वेस्टर्न का मतलब पाश्चात्य चित्रकला की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली लगती है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter। 15वीं शताब्दी के एंटवर्प, एंटवर्प एक नॉर्थ बेल्जियम का पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है, तो उसी शहर की बात हो रही है कि 15वीं शताब्दी के एंटवर्प शहर में एक कुशल लोहार, ब्लैकस्मिथ का मतलब लोहार, जिसको कि अपने क्विंटन मैट्सिस जिसका नाम क्या है, क्विंटन मैट्सिस को एक चित्रकार
की बेटी से प्यार हो गया। फेल इन लव मतलब प्यार में पड़ना। यानी कि बताया गया है कि 15वीं शताब्दी के एंटवर्प नामक जो शहर था उसमें एक कोई कुशल लोहार था जिसे कि अपने क्वेंटन मैट्सेस के नाम से जानते हैं, को एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। और पिता है वो एक ऐसे व्यवसाय को अपना दामाद कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि पिता ऐसे व्यवसाय वाले को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। कौन? जो चित्रकार था वो। सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. इसीलिए क्विंटन चुपके से चित्रकार के उस स्टूडियो में घुस गया और उसकी नवीनतम ड्राइंग शीट जो थी, लेटेस्ट पैनल यानी कि जो ड्राइंग शीट जो थी, उस पर इतनी यथार्थ लगने वाली मक्खी का चित्र बना दिया कि चित्रकार ने उसे हाथ से मारने की कोशिश की और तब जाकर उसकी समझ में आया कि क्या हुआ था। यानी कि बाद में जैसे ही क्विंटन को पता लगा कि उस लड़की के पिता जिसे वह प्रेम करता है वो कभी भी एक ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति को अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा व्यवसाय यानी कि लोहार का कार्य करने वाले व्यक्ति को। इसलिए क्विंटन चुपके से उस चित्रकार के स्टूडियो में घुस जाता है और उसकी जो नवीनतम ड्राइंग शीट थी उस पर एक मक्खी का इतना सजीव चित्र बनाता है कि उस चित्रकार को भ्रम होता है कि उसके नवीनतम बने हुए इस ड्राइंग शीट के ऊपर, चित्र के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई है। और वह उसे तब तक उसे पता नहीं चलता है कि ये वास्तविक मक्खी है या फिर कोई चित्र है, जब तक कि वह अपने हाथ की मार से उसे उड़ाने की कोशिश नहीं करता है। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio और क्विंटन को तुरंत ही उसके स्टूडियो के अंदर एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है या उसे प्रवेश दे दिया गया। यानी कि क्विंटन को जैसे ही चित्रकार को पता लगा कि किसके द्वारा बनाई गई है तो उसने तुरंत ही क्विंटन को अपने स्टूडियो के अंदर एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रवेश दे दिया। अप्रेंटिस प्रशिक्षु यानी कि जो प्रशिक्षण ले रहा हो। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड went on to become one of the most famous painter of his age. उसने अपनी बिलव्ड यानी कि प्रेयसी, प्रेमिका से विवाह किया और अपने ज़माने के यानी कि हिज एज अपने ज़माने के सर्वाधिक जाने माने चित्रकारों में से एक बन गया। यानी कि वो भी उसके बाद में उस चित्रकार से प्रशिक्षण लेने के बाद अपने ज़माने का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. यानी कि ये दोनों कहानियाँ दर्शाती है कि कला का प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इन दो कहानियों में हम ये देख रहे हैं कि कला का रूप किसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है या क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में भ्रम पैदा करने वाली पूर्ण समानता और एशिया में आंतरिक जीवन और भावना का सार। यानी कि यूरोप की उस पेंटिंग में अपने क्या देखते हैं कि भ्रम पैदा करने वाली कुछ समान पेंटिंग्स, जबकि एशिया के अंदर आंतरिक जीवन और भावना का सार बताने वाली पेंटिंग्स। एशिया का मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड, चाइना जो है वो एशिया के अंदर ही है, इसलिए यहाँ पे एशिया का मतलब चाइना से है। इन द चाइनीज स्टोरी
द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चीनी कहानी में राजा एक चित्र बनवाता है, यानी कि चीनी कहानी के अंदर राजा एक चित्र बनवाता है और मन ही मन उसके बाहरी स्वरूप की प्रशंसा भी करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्ड। किंतु चित्रकार उसके सामने अपने चित्र का सच्चार्थ प्रकट करता है। यानी कि चाइना के अंदर बताया गया है कि कोई सम्राट या राजा कोई एक पेंटिंग बनाता है और अपने मन के अंदर उसके बाहरी स्वरूप की प्रशंसा करता है। वह उसकी आंतरिक भावना को नहीं समझ पाता है, परंतु एक कलाकार है, एक चित्रकार है, वो उसके सामने अपने चित्र का सच्चा अर्थ प्रकट करता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। राजा अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र पर शासन कर सकता है, परंतु आंतरिक अनुभव के मार्ग को सिर्फ कलाकार ही जानता है। यानी कि जिस तरह से एक राजा किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है तो उस पर शासन करता है, उसी तरह से वो एक पेंटिंग बनवाने के बाद उसको बाह्य रूप से निहारता है, लेकिन उसकी आंतरिक जो सुंदरता है, आंतरिक जो भावना है, उसको अनुभव करने का मार्ग केवल और केवल वही चित्रकार या कलाकार ही जानता है। लेट मी शो द वे द डाउ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। आओ मैं आपको रास्ता दिखाऊं, ये वर्ड्स किसने कहे थे? अभी अपने ऊपर पढ़ के आए थे इसी लेसन में कि वू डाओ ने ये सब बोले थे, तो उसी की बात हो रही है कि द डाओ ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। आओ मैं आपको रास्ता दिखलाऊं। डाओ एक ऐसा शब्द है जिसके दोनों ही अर्थ होते हैं, मार्ग या तरीका। एक तो मार्ग या तरीका, पाथ और द मेथड यानी कि मार्ग और तरीका, और मिस्टीरियस मीन्स होती है रहस्य में, वर्क्स मीन्स गतिविधियाँ, और ब्रह्मांड की रहस्य में गतिविधियाँ भी। यानी कि एक तो अपने उस, जैसे कि डाओ के दो अर्थ निकाले गए हैं, एक तो रास्ता या मार्ग और एक तरीका, और दूसरा ये कि उस ब्रह्मांड की रहस्य में गतिविधियाँ। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। चित्र तो गायब हो गया, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, किंतु कलाकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, किसी भौतिक स्वरूप से दूर। मटेरियल अपीयरेंस का मतलब भौतिक स्वरूप, बियॉन्ड के परे, यानी कि भौतिक स्वरूप से दूर। मतलब क्या हुआ कि वह कलाकार उन राजाओं की तरह उन पेंटिंग्स के या उन वस्तुओं के बाहरी स्वरूप तक ही सीमित नहीं था, वो उसकी आंतरिक भावना तक पहुंच गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।